ये तो हम सभी जानते हैं कि आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अंग्रेजों से छीनी गई भारतीय धरती पर जिस पहले भारतीय शख्स ने बतौर प्रधानमंत्री पहली बार झंडा फहराया था, वो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे बल्कि कोई और था, तो शायद आप सभी चौंक जाए। आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं महान शख्स के बारे में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। ये बात है साल 1942 की। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी जेल में सुभाष चंद्र बोस कैद थे। उन्हें 2 जुलाई 1940 को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद 29 नवंबर को सुभाष चंद्र बोस ने जेल में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उस वक्त के बंगाल के गवर्नर जॉन हार्बर्ट को लगा कि अब सुभाष को उनके घर भेज देना चाहिए। जब वो ठीक हो जाएंगे तो फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ताकि उन पर यह आरोप ना लगे कि अंग्रेज सरकार की हिरासत में सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई। 5 दिसंबर को हर्बर्ट ने बोस को उनके घर भेज दिया। पता कोलकाता का एलिग्न रोड, मकान नंबर 38/2, जहां 14 जासूस दिन रात निगरानी कर रहे थे। उसी दिन दोपहर में सुभाष ने अपने भतीजे शिशिर को बुलाया। उन्होंने शिशिर से पूछा, मेरे लिए एक काम करोगे? शिशिर सुभाष का इरादा भांप गए थे कि वो जेल से भागना चाहते हैं। इसके बाद एक नई रणनीति बनी। शिशिर बाजार गए और उन्होंने कुछ विजिटिंग कार्ड्स छपवाए। उन कार्ड्स पर लिखा था, मोहम्मद जियाउद्दीन, BA LLB, ट्रैवलिंग इंस्पेक्टर, द एम्पायर ऑफ इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, स्थायी पता सिविल लाइंस, जबलपुर। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने मुस्लिम का रूप धरा और अपने भतीजे के साथ एक जर्मन वंडरर कार में सवार हो गए। अगले दिन सुबह दोनों वहां से 275 किलोमीटर दूर धनबाद पहुंचे। दिन भर यहां छुपे रहे और रात होने का इंतजार किया। जैसे ही शाम ढली, सुभाष ने गोमो के लिए अपनी यात्रा आरंभ की और इसके बाद घंटे भर बाद वो गोमो पहुंच गए। इसके बाद यहां से उन्होंने दिल्ली की ट्रेन पकड़ी। वहां से वे पेशावर पहुंचे। वहां उन्होंने एक गूंगे बहरे पठान का रूप धर लिया, क्योंकि वो वहां की स्थानीय भाषा यानी पश्तो नहीं जानते थे। इसके बाद पेशावर से 31 जनवरी 1941 की सुबह वो काबुल पहुंचे। यहां जर्मन और इटली के दूतावास के जरिए समरकंद होते हुए नेताजी पहले मॉस्को और फिर जर्मनी पहुंचे, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस 29 मई 1982 को जर्मन तानाशाह हिटलर से मिलने के लिए पहुंचे। ये वही ऐतिहासिक तस्वीर है जिसमें सुभाष चंद्र बोस और हिटलर की मुलाकात को दर्शाया गया है। हिटलर ने नेताजी को सैनिक दिए थे जिनकी जापान में ट्रेनिंग हुई थी। सुभाष चंद्र बोस की जर्मनी से जापान पहुंचने की यात्रा भी काफी फिल्मी है। उन्हें पहले जर्मन पनडुब्बी से पूर्वी अफ्रीका के करीब मेडागास्कर के समुद्र तक लाया गया। वहां बीच समुद्र में खतरनाक तरीके से उन्हें जापानी पनडुब्बी में ट्रांसफर किया गया। ये जो तस्वीर आप अपने सामने देख रहे हैं, उसमें सबसे बाईं ओर उसी पनडुब्बी के क्रू के साथ चश्मे में सुभाष चंद्र बोस नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर 28 अप्रैल 1943 की है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे, जहां उन्होंने सिंगापुर की मौजूदा कनॉट ड्राइव के पास पाडांग में बतौर आजाद हिंद फौज यानी INA के सुप्रीम कमांडर के रूप में जवानों को संबोधित किया। उन्होंने यह ऐलान किया कि INA 1943 के अंत तक भारत की जमीन पर होगी। ठीक 1 महीने पहले यानी 5 जुलाई को बोस ने INA की मौजूदगी के बारे में दुनिया को बताया था। तब उन्होंने कहा था कि INA का मकसद है दिल्ली चलो। सिंगापुर में ही सुभाष चंद्र बोस ने प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया PGFI यानी आजाद हिंद सरकार बनाने का ऐलान किया। इस सरकार में 11 मंत्री और INA के 8 प्रतिनिधि थे। सुभाष खुद राज्य प्रमुख, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बने। अब आप कहेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने खुद ही एक सरकार बनाई और बाद में खुद ही उसके प्रधानमंत्री बन गए। भला ऐसा थोड़ी ना कहीं होता है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सुभाष चंद्र बोस की सरकार को जापान, जर्मनी, इटली, क्रोएशिया, बर्मा, थाईलैंड, फिलीपींस, मंचूरिया और यहां तक कि चीन तक की सरकार ने मान्यता दी थी। इसके बाद टोक्यो में ग्रेटर ईस्ट एशिया यानी जापानी प्रभाव वाले देशों की कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन जापान के PM हिदेकी टोजो ने अंडमान निकोबार को आजाद हिंद सरकार के हवाले करने का
ऐलान किया। जापान ने 1942 में ब्रिटेन से ये द्वीप जीते थे। आप कॉन्फ्रेंस की इस फोटो में देख सकते हैं जिसमें ठीक बीच में जापान के पीएम और सबसे दाईं तरफ हैं हमारे अपने सुभाष चंद्र बोस। इस कॉन्फ्रेंस में बोस ने घोषणा की थी कि जिस तरह फ्रांसीसी क्रांति में सबसे पहले पेरिस में बास्टिल को आजाद करवाकर राजनीतिक कैदियों को मुक्त किया गया था, वैसे ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अंडमान को सबसे पहले मुक्त कराया जाएगा, जहां हमारे देशभक्तों को यातनाएं दी गई। इसके बाद 29 दिसंबर 1943 के ऐतिहासिक दिन को पोर्ट ब्लेयर की हवाई पट्टी पर जापानी सेना का एक विमान उतरा। विमान से आजाद हिंद सरकार के राष्ट्र प्रमुख और प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस, सेक्रेटरी विद मिनिस्टर रैंक आनंद मोहन सहाय, एडीसी कैप्टन रावत और बोस के डॉक्टर कर्नल डीएस राजू उतरे। अंडमान में आजाद हिंद सरकार के गवर्नर मेजर जनरल आर्कोट दोरई स्वामी लोगानंदन और पोर्ट ब्लेयर के जापानी एडमिरल ने उन्हें रिसीव किया। अगले दिन यानी 30 दिसंबर को बोस ने पोर्ट ब्लेयर के जिम खाना ग्राउंड में अपना यानी भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस तरह उन्होंने 1943 के अंत तक भारत की भूमि पर प्रधानमंत्री के तौर पर भारत का झंडा फहराया और आईएनए को भारत पहुंचाने का अपना वो वादा भी पूरा किया जो उन्होंने सिंगापुर में किया था। आज अगर हम और आप इतने प्राउडली हमारे घरों के ऊपर तिरंगा फहरा सकते हैं तो इसका पूरा श्रेय जाता है सुभाष चंद्र बोस और उनके जैसे हमारे वीर नेताओं को। हमें गर्व है सुभाष चंद्र बोस पर और उनके द्वारा लड़ी गई भारत की आजादी की इस महान लड़ाई पर। तो अगर आगे आपसे कोई पूछे कि आजाद भारत में सबसे पहले बतौर प्रधानमंत्री किसने पहली बार तिरंगा फहराया था, तो आप सुभाष चंद्र बोस का नाम जरूर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।